हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस बना है कैपेसिटी से, ऑब्वियस सी बात है। तो कैपेसिटी क्या होती है एक्चुअल में, कैपेसिटी किसे कहते हैं। हाँ, कैपेसिटी कहते हैं बर्दाश्त करने की ताकत को, कि कौन कितना झेल सकता है या कौन कितना मतलब बर्दाश्त कर सकता है। एक ऐसा है भाई, बहुत कैपेसिटी है इसकी। कैपेसिटी मतलब या तो किसी खाने की कैपेसिटी होती है, ये बहुत ज्यादा खा सकता है ना। या फिर किसी की चलने की कैपेसिटी होती है, या किसी की लोगों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है कि यार इसको कुछ भी कह लो, बहुत मतलब जो है बेचारा सीधा आदमी है, बहुत झेलता है। अगर तो कोई कुछ भी कह के किसी से लड़ता नहीं, तो वो कैपेसिटी है उसकी। तो यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग कौन सी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है चार्ज। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि कौन कितना चार्ज झेल सकता है, मतलब कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ना। जैसे खाना स्टोर कर रहा है वो आदमी, पानी स्टोर कर रहा है, तो ऊँट की कैपेसिटी होती है ना कि 40 दिन का खाना एक साथ स्टोर कर लेता है, 15-20 दिन का पानी जो एक साथ स्टोर कर लेता है, तो उसकी कैपेसिटी है कि भाई इतनी कैपेसिटी है इसकी पानी की। या वाटर टैंक की कैपेसिटी है कि भाई इस ये 1000 लीटर का वाटर टैंक, तो मतलब वो 1000 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। ऐसे हमारे पास जो है कैपेसिटेंस है एक्चुअल में, वो हम लोग किसका है कि कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है किसी भी बॉडी में। तो कैपेसिटर्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम लोग चार्ज स्टोर करते हैं। वैसे कैपेसिटेंस जो है वो किसी भी बॉडी का हो सकता है, किसी भी मतलब नॉर्मल बॉडी में भी अगर हमने चार्ज स्टोर कर रखा है, चार्ज कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी कैपेसिटी होगी कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वो उस चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने बनाया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, एक को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, एक को दूसरी को नेगेटिवली चार्ज रखते हैं। तो उसके बीच में जो मटेरियल होता है वो मटेरियल पोलराइज हो जाता है। हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल होता है वो कैसे नॉर्मली जो कैपेसिटर में होता है कंपाउंड मटेरियल होता है, तो वो जो है पोलराइज हो जाता है। जो नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है हमारे पास, तो वो पोलराइज होके उसके पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एक तरफ हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक तरफ हो जाते हैं, और वो प्लेट पे जाके जमा हो जाते हैं। तो हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं तो ये जैसे ये ऊपर वाली और नीचे वाली प्लेट है, तो पॉजिटिव अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल जमा हो जाएंगे। फिर जब हम इसको हटा भी देंगे तब भी ये ऐसे के ऐसे ही जमा रहेंगे, चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाता है ना। तो कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है बुक वाली, कि दो कंडक्टिंग सरफेस होंगे हमारे पास जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अभी इंसुलेटिंग मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, माइका हो सकती है, पेपर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो कैपेसिटर्स आते हैं तो ज्यादातर उसमें पेपर होता है। फिर आपने देखो राउंड वाले कैपेसिटर्स आते हैं, फिर एक पंखे वाला कैपेसिटर होता है, सबका मटेरियल डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर शेप कैसा होता है, शेप अलग अलग होता है। ये भी आपने देखा होगा, एक बिल्कुल छोटे टेंटलम से कैपेसिटर्स आते हैं, एक बड़े आते हैं बिल्कुल, और एक उससे भी बड़े वाले होते हैं। ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं वो गोल वाले कैपेसिटर्स होते हैं, है ना। सही कह रहा हूं ना मैं, आपने भी देखा होगा छोटे छोटे गोल गोल कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वही यूज होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी और शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, रेक्टेंगुलर है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा कैपेसिटेंस क्या है हमारे पास, ये आपने पढ़ा होगा 12th में, है ना, Q इक्वल्स टू CV वाला। कि कैपेसिटेंस एक्चुअली चार्ज स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू V इंटू C, या कह सकते हैं कि जितना मतलब किसी भी कैपेसिटर के लिए जो बेसिक लॉ है वो ये है कि जितना ज्यादा हम वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वो स्टोर करेगा चार्ज को, है ना। किसी भी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर हो, जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा चार्ज वो स्टोर करेगा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कितना, मतलब ये प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन उस प्रोपोर्शनली का कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वो हमारे पास कैपेसिटेंस है कि ये जस्ट जो है Q अपॉन C, कि ये जितना ज्यादा हमारा क्या बोलते हैं वोल्टेज हमने जितना ज्यादा लगाया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जितना चार्ज जितना ज्यादा स्टोर होना है वो डिपेंड करेगा कैपेसिटी पर। Q इक्वल्स टू CV हो जाता है, यहाँ से यहाँ मैंने लिखा नहीं कहीं पे, तो Q इक्वल्स टू CV अगर होगा तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा हमारा, ठीक है, और कैपेसिटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है वो चार्ज हमारा स्टोर होगा। समझ आई बात। अगर हमारे पास यहाँ पे Q इक्वल्स टू CV हो, Q इक्वल्स टू CV, है ना, इसी को अगर हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, ये आपने पढ़ा ही होगा 12th में वाला फॉर्मूला। तो Q इक्वल्स टू CV का मतलब है जितनी ज्यादा कैपेसिटी का हमारे पास कैपेसिटेंस होगा तो सेम वोल्टेज के लिए हम उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज हमारा वेरिएबल है, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का कांस्टेंट ही रहेगा हमारे। ठीक है, तो अब जितना बड़ा हम कैपेसिटर लेंगे उतना ज्यादा हम लोग स्टोर कर पाएंगे चार्ज सेम वोल्टेज के लिए, अगर हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, वरना जैसा भी आप लोग
ठीक है। तो किसी भी कैपेसिटर पे हमें पता करना है कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर है, तो हम Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, क्योंकि वोल्टेज गिवन होगा, इन तीनों में से कोई दो चीज गिवन होगी, तीसरी चीज पूछी होगी। इतने समझदार तो आप लोग हैं, ठीक है। तो Q हमारा कूलम्स में होगा, V वोल्ट में होगा, और C हमारा फेरेड्स में होगा, ठीक है। किसमें होता है? फेरेड, फेराडे वाला फेरेड है ये भी फेराडे नहीं डिस्कवर किया, ठीक है। चलो, तो अब इसका फिर हमारे पास सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैपेसिटेंस हमारा रेजिस्टर का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। रेजिस्टर जो होता है हमारे पास, जब सीरीज में हो तो क्या होता है हमारे पास? R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ उल्टा होता है, ठीक है। ये भी आपने 12th में पढ़ा ही होगा कि कैपेसिटर का जो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो हम जस्ट उसकी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। सही है। देखो, सीरीज में हमारा वोल्टेज प्लस होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। याद है ना तुम लोग को? पैरेलल में करंट डिवाइड होती है और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है ना? ये तो पढ़ा ही होगा यार, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो भी मैं बता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मान लो, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोग, ठीक है। तो अगर सीरीज करंट हमारी पैरेलल में डिवाइड होती, वोल्टेज हमारा सीरीज में डिवाइड होता, ठीक है। तो अगर हमारे पास सीरीज में वोल्टेज है तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? अगर हम लोग KVL अगर लगाएं, वो भी आगे पढ़ेंगे आप लोग, किरचॉफ वोल्टेज लो, पर नॉर्मली क्या होगा? टोटल वोल्टेज होगा दैट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे ये वाला हमने अरेंजमेंट लिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने V लगाया, तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, टोटल V विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस V1 V2 V3 की अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, तो V क्या था हमारे पास? Q1 ओवर C1, Q इक्वल टू CV था ना, तो C नीचे आ गया, तो V1 हो गया Q1 ओवर C1, V2 हो गया Q2 ओवर C2, V3 हो गया Q3 ओवर C। सही है। अब इसको हमने यहाँ वैल्यू फॉर्मूले में रख दी, तो ये हमारा जो है वो छोटा सा डेरिवेशन है कैपेसिटेंस इन सीरीज का। मेरे ख्याल से लास्ट वाले एग्जाम में आया था, इन सेम एग्जाम, ये अगर हमारे पास फाइंड द एक्सप्रेशन, ऐसा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटर्स इन सीरीज, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें बस यही लिखना था हम लोग। क्यों हमें कंसिडर करना था, ये डायग्राम ऐसे बनाना था सीरीज में, और यहाँ पे सारे वोल्टेजेस डिफाइन करने थे कौन सा कितना होगा, और उसके बाद V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो Q1 Q2 Q3 हमारे पास एडवांटेज क्या है यहाँ पे, कि ये जितने भी चार्ज है सबके सब सेम होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जितना वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ नेगेटिव होगा। अब जितना ये नेगेटिव है अपनी तरफ से तो खींचेगा नहीं, तो ये इधर से ले रहा होगा तो उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा। अब जितना यहाँ ये अपनी तरफ से लेगा नहीं, ये इधर से लेगा, उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा। ऐसे ही करके सीरीज में जो है हमेशा हमारे पास चार्ज हमेशा सेम होगा सीरीज में। अगर सीरीज में 100 कैपेसिटर भी हमने लगा रखे हैं, तो उन 100 के 100 कैपेसिटर पे चार्ज सारों को सब पे सेम होगा, ठीक है। तो चार्ज हमारा सेम रहता है अगर सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं हमारे पास, तो ठीक है। तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे लिखा नहीं क्या इन्होंने, ओफो, यहाँ पे एक चीज यहाँ पर और आपको मेंशन करनी पड़ेगी, दैट विल बी Q1 will be equals to Q2 will be equals to Q3 equals to Q equivalent। हमारे पास जो Q है टोटल, वो टोटल Q मतलब सेम रहेगा, Q1 Q2 Q3 सब पे सेम चार्ज रहेगा हमारे पास, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ पर जो है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से Q निकलेगा, ये इस Q इक्विवेलेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा मेरा 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ये आपका हो गया कैपेसिटर सीरीज का डेरिवेशन यहाँ, ठीक है। एक लाइन आपको ये और लिखनी है यहाँ पे, ये जरूर लिख दीजिएगा कि इन सीरीज द चार्जेस ऑन कैपेसिटर विल बी सेम, ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज सीरीज कनेक्शन में, यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और आप एलोबरेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर यही चीज अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, हमारे पास C1 C2 C3 पैरेलल में अगर कनेक्टेड हो, तो पैरेलल में हमारा क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, राइट। पता है यार, आप सब लोग समझदार हो शायद। तो पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम है, तो इसका मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हैं, अब इन सब पे हमारा वोल्टेज सेम हो, ठीक है। तो अब हमें पता है कि V हमारा सेम है। चलो, तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि आपको पता करना है कैपेसिटेंस इन पैरेलल, टोटल C इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चार्ज को देखें। अब हमारे पास यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होगा, क्योंकि जितना चार्ज हम लोग यहाँ सप्लाई कर रहे हैं वो 3 जगह जाके स्टोर होगा, C1 पे, C2 पे, C3, है ना, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड होती है। देखो, सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है ना, तो सीरीज में करंट सेम होती है। तो करंट क्या है? करंट क्या होती है? करंट होती है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है करंट, dq बाई dt होता है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है हमारा करंट, dq बाई dt।
तो सीरीज में हमारी हुई करंट सेम होती है, इसलिए हमारे पास चार्ज सेम होता है तीनों कैपेसिटर। यहाँ पैरेलल में करंट हो रही है डिवाइड, तो क्या डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है। तो चार्ज हमारा डिवाइड होकर तीन कैपेसिटर पे जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। जो टोटल चार्ज हमने प्रोवाइड किया है दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब Q1 Q2 Q3 के लिए हमें फॉर्मूला पता है, Q होता है CV, तो हम यहाँ रखेंगे Q1 इक्वल्स टू C1 V1, Q2 इक्वल्स टू C2 V2 और Q3 इक्वल्स टू C3 V3। अच्छा, अभी ये चीज हमने एस्टेब्लिश की कि वोल्टेज तीनों का सेम है ना। तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3, और यहाँ पे हमने जो C इक्विवेलेंट था हमारा, ये Q इक्विवेलेंट टोटल चार्ज, वो हमने क्या रखा, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V, तो टोटल V हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज क्योंकि तीनों में सेम है, तो इस वोल्टेज से ये सारे वोल्टेज कट जाएंगे, V से V1 V2 V3, ये तीनों के तीनों वोल्टेज कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सही है। तो जो रेजिस्टर के साथ सीरीज में हो रहा था वो कैपेसिटर के साथ पैरेलल में हो रहा है। सही है, सही कह रहा हूं ना मैं। रेजिस्टर सीरीज में नॉर्मली प्लस हो जाता है ना, और कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में नॉर्मली प्लस हो जाता है। रेजिस्टर पैरेलल में 1 अपॉन इक्विवेलेंट करके मतलब हम उसको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं, और कैपेसिटर के लिए हम लोग सीरीज में रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर रहे थे कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कैपेसिटर इन पैरेलल। टाइम बहुत कम है हमारे पास, चलो अब आता है हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होगा, देखो जब हमारा कैपेसिटर लगा हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है तो कैपेसिटर के अंदर चार्जेस है, ठीक, जो मिले हुए सेपरेटेड नहीं। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है वोल्टेज इसके ऊपर लगता है, तो फौरन ये चार्जेस मूव होना शुरू हो, ठीक है, चार्जेस मूव होना शुरू हो। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, है ना। करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्जेस मूव होना शुरू होते हैं कैपेसिटर में, इसका मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, सही। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे ये चार्जेस प्लेट पे पहुंचते रहते हैं, ठीक है, अभी तो सारे के सारे चार्जेस बीच में थे, मतलब आपस में मिले जुले थे, एकदम से जैसे ही करंट आई एकदम से इन्होंने अपनी अपनी जगह लेना स्टार्ट किया। अब प्लेट पे पहुंचने के बाद फिर वो चार्ज कहीं नहीं जाता, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ गया, वहां जाके स्टक कर गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, वहां जाके स्टक कर गया। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक सारे चार्ज अपने सेट नहीं हुए। एक बार सारे के सारे चार्ज हमारे प्लेट्स पे जाके सेट हो गए, अब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, अब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। ये भी 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात, नहीं भी पढ़ा हो तो पढ़ा तो रहा हूँ ऑब्वियस, ठीक है। तो अगर जो है समझ में आ रहा है ना, जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, फौरन चार्जेस इधर से उधर होना शुरू हो गए, ठीक है, और चार्जेस तब तक होते रहेंगे जब तक सारे के सारे चार्जेस सेट ना हो जाए। अच्छा, स्टार्टिंग में बहुत सारे चार्जेस है हमारे पास, तो करंट क्या होगी, बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, ज्यादा होगी। जैसे जैसे चार्जेस प्लेट पे सेट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास मूव करने वाले चार्जेस की काउंटिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट हमारी कम होती चली जाएगी, सही। और वैसे वैसे करंट कम होगी, फिर लास्ट में जाके जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब सारे चार्जेस सेट होगा, कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब करंट अब हमारी फ्लो नहीं होगी, करंट हमारी जीरो हो जाएगी। क्लियर है बात। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करो, चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज हो गया, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे पूरा नेगेटिव, ठीक है। तो कैपेसिटर कितने वोल्टेज तक चार्ज होता है, जितना वोल्ट हम उसमें लगाते हैं, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल हमने दिया है वहां तक वो चार्ज होगा। स्टार्टिंग में क्या था, उसका पोटेंशियल जीरो था, स्टार्टिंग में करंट एकदम फ्लो कर रही थी शॉर्ट सर्किट की तरह, सही है, तो उसका जो पोटेंशियल था वो जीरो था। उसके बाद जैसे जैसे करंट उसमें फ्लो होती है, चार्जेस हमारे प्लेट पे सेट होते रहेंगे, उस वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा कि वैसे वैसे वो चार्ज होता रहेगा हमारा कैपेसिटर, और उसका जो वोल्टेज डिफरेंस है वो बढ़ता रहेगा दोनों प्लेटों का। तो लास्ट में क्या होगा कि करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और ये जो कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये इतनी चार्ज होगी जितना हमारा V, तभी तो फ्लो होना, करंट का फ्लो होना बंद होगा। करंट का फ्लो होती है, करंट, हाँ सही बात है, फ्लो ऑफ चार्ज जब होगा तो करंट फ्लो होगी, सही बात है। फ्लो ऑफ चार्ज कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास, है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पॉजिटिव है, ये इससे जब तक ये कम होगा तब तक करंट फ्लो होगी। जहां ये दोनों का अगर पोटेंशियल बराबर हो तब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। समझ आई बात। अगर दो पॉइंट्स है हमारे पास, दोनों का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है दोनों के बीच में। समझ आ रही है बात। तो पोटेंशियल करंट का फ्लो होगी जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया था, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं था, बिल्कुल जीरो था, तो एकदम से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, जैसे जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, यहाँ पे चार्जेस जमा होने शुरू हो गए,
उसकी वजह से कैपेसिटर हो गया चार्ज। चार्ज हो गया, अब जब इसकी वोल्टेज बढ़ती, जैसे जैसे चार्ज होता है ना, वोल्टेज इसका बढ़ता है, फाइनली ये पहुंचा V तक। अब दोनों का पोटेंशियल हो गया बराबर, अब चार्ज जो है फ्लो होना हो जाएगा बंद, करंट फ्लो होना हो जाएगी बंद, सही है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। चलो हमारे पास ये कंडीशन है, t इक्वल टू 0 पे तो हमारा स्विच ऑफ था, तो आई हमारी 0 होगी। जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो हमारी आई कितनी होगी, V अपॉन आर, ये वाला जो आर है रेजिस्टर, क्योंकि अभी तो ये शॉर्ट सर्किट की स्टार्टिंग में एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी, बहुत सारे चार्ज है ना एकदम से मूव होना शुरू होगी, तो शुरू में मैक्सिमम करंट क्या होगी, V अपॉन आर, जितना यहाँ से इसका रेजिस्टेंस है V बाई आर, अगर यह नहीं होता तो क्या होता, V बाई आर ही तो होता, तो मैक्सिमम करंट जो वो फ्लो होना स्टार्ट होगी, तो आई 0 प्लस पे हमारे पास T0 प्लस पे जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी V अपॉन आर, ठीक है। और VC जो है वो 0 होगा, अभी चार्ज बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है ना अभी तो, इस पे अभी तो खाली ठंडा पड़ा हुआ कैपेसिटर हमारा, तो चार्ज एकदम से फ्लो होना स्टार्ट, ठीक है। तो VC होगा हमारा 0। फिर जैसे जैसे हमारा इन्फिनिटी, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब हमारा कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो VC हमारा हो जाएगा V और I हो जाएगी 0। अब बताया ना मैंने कैसे I 0 होगी, याद रखना उसको, नहीं याद आया, नहीं समझ में आया तो एक बार 10 सेकंड पीछे आके दोबारा से देखिए, ठीक है, बार बार तो नहीं बताऊंगा ना। तो फिर क्या होगा कि फिर हम लोग यहाँ पे KVL लगा देंगे, फिर ऑफ वोल्टेज लो, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से KVL पहले पढ़ाना चाहिए, बाद में चार्जिंग और कैपेसिटर, लेकिन जैसा भी है सिलेबस में यही है, तुम लोग KVL 12th में ही पढ़ चुके हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो V इक्वल टू IR प्लस VC होगा हमारे पास। V ये जो टोटल वोल्टेज है, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, कुछ हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, सीरीज में है ना, तो सीरीज में वोल्टेज दो जगह ड्रॉप डिवाइड होता है, तो ये वाला वोल्टेज इन दोनों जगह पे ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास करंट थ्रू कैपेसिटर जो होगी दैट विल बी I इक्वल टू C dVC बाई dt, ठीक है। ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि कैपेसिटर जो होता है वो करंट को मतलब इंटीग्रेट करता है और वोल्टेज को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास VC है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से I विल बी इक्वल टू C dVC बाई dt। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 में हम लोग अगर VC की वैल्यू इधर से उठा करके यहाँ रख दें, तो यहाँ से VC की वैल्यू क्या होगी, V माइनस आई आर। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो V इक्वल टू सी आर, आई की वैल्यू सॉरी, यहाँ पे हमने जो करंट है, क्योंकि करंट जो इसमें जा रही है वही पूरी टोटल करंट है, सीरीज में करंट तो चेंज होती नहीं है, तो चार्ज कैपेसिटर की चार्जिंग करंट की जो वैल्यू है वो I इक्वल टू C dVC बाई dt है हमारे पास। तो यहाँ से हम I की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा C इंटू आर dVC बाई dt प्लस VC, सही है। तो अब इस VC को इधर ले आएंगे, V माइनस VC होगा, CR dVC बाई dt हो जाएगा यहाँ पे, और ये इधर VC इधर चला जाएगा नीचे, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे CR dt, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा dVC V माइनस VC dt ओवर CR, और यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt हो जाएगा हमारा T बाई CR, अपॉन में चल रहे हैं CR, तो और 1 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, T ऑब्वियसली इक्वल्स टू, अब ये V माइनस VC है, तो V माइनस VC 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, है ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x, और फिर मल्टीप्लाई बाई प्लस सम कांस्टेंट होगा जो भी होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन इसका है VC जो है dVC है, जब इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो VC का डिफरेंशिएशन होगा 1, और यहाँ माइनस का तो माइनस 1 होगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस log बेस एन बेस ई मतलब नेचुरल बेस में, तो लॉन V माइनस VC प्लस K जो भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग K इज द कांस्टेंट इंटीग्रेशन, T इक्वल्स टू 0 VC इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें कि T इक्वल्स टू 0 पे हमारा VC 0 था, अभी हमने स्टैब्लिश किया था कि जब T 0 होगा तो VC हमारा 0 होगा, 0 प्लस पे भी I हमारी मैक्सिमम होगी, VC हमारा 0, तो अगर T 0 पे हम लोग कंसिडर करें इसको, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो ln V विल बी K, तो जो K की वैल्यू आएगी तो ln V आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो K की वैल्यू हमारे पास आएगी ln V, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर हमारे पास यहाँ से जाएगा T माइनस T अपॉन CR माइनस ln V माइनस VC प्लस ln V। अब हम जब इसको लेंगे तो ये प्लस में जब होता है, जब माइनस में ln होता है वो तो अपॉन में चला जाए, तो प्लस में जो होता है वो ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में रहेगा प्लस वाला, डिनोमिनेटर में रहेगा माइनस का, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा ln V ओवर V माइनस VC। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने का मतलब है एक्सपोनेंशियल हो जाएगा अभी, तो ये चला जाएगा e की पावर में, तो ये यहाँ से चला जाएगा e की पावर t अपॉन CR इक्वल्स टू V ओवर V माइनस VC। तो ये यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे VC की वैल्यू, तो सॉरी इसको जस्ट हमें मैनिपुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, V माइनस VC इधर चला जाएगा, e की पावर t अपॉन R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा इसको ऊपर लेंगे तो माइनस T अपॉन CR हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो हमारे पास VC जो होगा दैट विल बी V माइनस e टू द ये क्या हो गया e टू द पावर, तो बाद में आएगा, ये हो जाएगा VC इक्वल्स टू V
इसको हम इधर ले आए तो v माइनस वी ओवर ई की पावर ई टी सी आर आ गया, ठीक है। यहाँ से v कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर हो जाएगा। कहाँ आ गया? अच्छा हाँ, फाइनली ये लिखा, ठीक है। VCT इक्वल्स टू v इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कैपेसिटर के वोल्टेज का टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, देखो t अगर जीरो होगा, यहाँ पे t अगर जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो, इसका मतलब v कितना आएगा? जीरो। ये हमने स्टैब्लिश किया था कि बिल्कुल जब स्टार्टिंग का टाइम होगा तो v हमारा जीरो और t इनफाइनाइट होगा। जब t इनफाइनाइट होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, है ना। तो जीरो से 1 माइनस जीरो 1 बचा, तो VCT इक्वल्स टू v। यही हम लोग कह रहे थे कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमारा जो VC होगा वो v के अकॉर्डिंग होगा और t इक्वल्स टू जीरो पे VC हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर डिराइव करी। अब इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप ऐसे कर लीजिए। अब इसमें ये जो है 6.32v, ये हमारा टाउ, हम लोग उसको कहते हैं टाउ, कहते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट को। तो CR जो है, CR, इसको हम लोग कहते हैं टाउ, ठीक है। तो अगर t की वैल्यू CR हो, t की वैल्यू CR हो, उसका मतलब e की पावर माइनस 1। तो अगर हम e की पावर माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे तो VC विल भी मतलब 3.7 कुछ 0.37 कुछ आती है यहाँ पे 367। तो उसको जो हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 0.632 वोल्ट, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, जैसे एक बार मैं चेक के क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो उसमें कैपेसिटर में दिया हुआ था कि आप फाइंड करिए कि जो कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू है वो 1 टाइम कांस्टेंट पे, 2 टाइम कांस्टेंट पे, 3 टाइम कांस्टेंट पे और 5 टाइम कांस्टेंट पे कितनी होगी, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर इसके बार बार टी की वैल्यू 2CR 3CR 5CR रख के वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। तो हम कोई भी कैपेसिटर हमें दिया हुआ हो उसका रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए और कितना वोल्टेज हम लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। हम किसी भी कैपेसिटर के लिए हम लोग ये वाला ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी, लैब के प्रैक्टिकल में, ये प्लॉट द ग्राफ ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर ऑन DSO, डिजिटल स्टैटिक ऑसिलोस्कोप। तो उसमें हम लोग मतलब DSO इसका में आता है कि वो जहां पे भी ग्राफ बनने के बाद हम उसको रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो डिस्प्ले वहां पर रहती है, ठीक है। तो ये आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। अभी आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आप लोगों को प्लॉट करना ही रहेगा। उसके बाद फिर अगर हमें यहीं पर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, ये तो हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाली है, अभी हमें क्या करना हो, करंट की वैल्यू भी तो इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो आई और सी दोनों होने चाहिए। तो करंट की वैल्यू कैसे होगी, देखो जब करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में t इक्वल्स 0 प्लस पे तो मैक्सिमम है v अपॉन r और इन्फिनिटी पे 0, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे अब q की वैल्यू, है ना। स्टेडी स्टेट पे q इक्वल्स टू v इक्वल्स टू q ओवर c होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसी वाले वैल्यू, इसी वाले फॉर्मूले में VCT v यहाँ पर हम लोग रख दें इसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू q ओवर c। तो अगर ये हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो q ओवर c यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा बड़ा q ओवर c। तो ये q क्या है, ये q है हमारा इंस्टेंटेनियस चार्ज और ये q है फाइनल चार्ज, कि जब हमारा कैपेसिटर पूरा वोल्टेज v तक चार्ज हो जाएगा तो कितना चार्ज ये स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने q बाई c, यहाँ पे भी q बाई c से c कट जाएगा, 1 माइनस c की पावर माइनस t ओवर c आ जाएगा। अब QTQ, अच्छा करंट क्या होता है, dq बाई dt, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फ्रॉम KVL वी नो V माइनस VC इक्वल टू I। अच्छा ये हमने चार्ज फाइंड आउट करा है। करंट के लिए हम लोग फिर से वहीं से चलेंगे। करंट हमने यहाँ फाइंड आउट करी तो थी, करंट जो थी ना हमारे पास यहाँ पे थी ना I इक्वल टू C dVC बाई dt। करंट के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी था ही ना वैल्यू, तो बस यहीं पे हम लोग अगर रख देंगे KVL, ये आगे I इक्वल टू V माइनस VC बाई R, ठीक है। और VC की वैल्यू हम लोग रख देंगे इस वाली वैल्यू से, ये जो हमारे पास वैल्यू थी VC की, यहाँ से हम लोग रख देंगे इस वाले में V माइनस VC इंटू IR था हमारे पास इक्वल टू IR। तो ये जाएगा V माइनस VC बाई R और VC की वैल्यू हम लोग वहां से पुट कर लेंगे V माइनस V इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई CR, ठीक है। तो अब यहाँ से V कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, या इन्होंने चलो मल्टीप्लाई कर लिया, वो कर लीजिए आप लोग जैसे भी करना चाहें। तो अगर इसको V को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस V आएगा प्लस V इंटू e की पावर माइनस t और CR हो जाएगा। इस V से V कट जाएगा, सिंपल हमारे पास I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R e की पावर माइनस t ओवर CR, जहाँ पे V अपॉन R जो था हमारा मैक्सिमम वैल्यू थी। तो अगर t की वैल्यू 0 हो तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1, इसका मतलब I मैक्स आ जाएगा हमारे पास V अपॉन R। अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट हो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म विल बी 0, इसका मतलब इन्फिनिटी पे हमारी I हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होगा करंट के लिए, सही है, समझ में आ रहा है। हमने उसी सेम सर्किट में KVL लगाया, यहाँ से हमने I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। I हमारे पास है V माइनस VC बाई R
और वीसी जो था हमने जो अभी डिराइव किया था यहाँ पे वीसी इक्वल्स टू वी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ वीसी की रख दी। उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। इसको हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो ऐसा कर रहा है, समझ में आ रहा है? आई स्टार्ट हो रहा है बहुत ज्यादा से और धीरे जाते जाते फिर ये जीरो की तरफ जा रहा है। वी हमारा स्टार्ट हो रहा है जीरो से और एक्सपोनेंशियली ग्रो करके वी की तरफ जा रहा था, तो फाइनल हमारा चार्जिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये थी हमारी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब फिर आता है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये इसका एक ग्राफ है, मतलब टेबल है हमारे पास, टी जीरो पे क्या होगा, टी इन्फिनिटी पे क्या होगा, और ये पूरा ग्राफ। ठीक है, ये वोल्टेज, ये इन दोनों की इक्वेशन है, वोल्टेज के लिए और करंट के लिए। फिर हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होगा, जब डिस्चार्ज, अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये जो है बैटरी हमने हटा दी और यहां से सीधा इसको कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर से, है ना। तो इस रेजिस्टर के थ्रू हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो जब हमारा कैपेसिटर चार्ज है और खुला हुआ है, ठीक, तो उसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है उसका, V, जो हमने फाइनल चार्ज किया, सही, एक मैक्सिमम वोल्टेज था हमारे पास V, तो वो था हमारे पास वोल्टेज VC का, VC वाज इक्वल टू V। और करंट कितनी थी, करंट जीरो थी, करंट कोई हमारी स्टार्ट नहीं हुई। तो लेकिन जैसे ही हमने, अब हमारे पास फुल चार्ज है हमारा कैपेसिटर, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, क्या होगा, करंट एकदम से फ्लो होना शुरू होगी, है ना। करंट जो हमारी एकदम से फ्लो होना शुरू होगी क्योंकि बहुत सारा चार्ज उसकी प्लेट्स पे इकट्ठा है। जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे फौरन वो चार्ज जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू होगा। लेकिन ओवर द टाइम क्या होगा, देखो अब ये चार्ज क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट से जा रहा है, तो अब वोल्टेज हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि मतलब वोल्टेज जो था किस वजह से था, क्योंकि दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्जेस थे और उन चार्जेस के डिफरेंस की वजह से, उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है कैपेसिटर का वोल्टेज वो हाई था हमारा। लेकिन अब जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो वोल्टेज हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वोल्टेज स्टार्टिंग में होगा हमारा V हाईएस्ट था, और फिर जैसे जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा, चार्ज खत्म होते जाएंगे, तो हमारा वोल्टेज जाएगा जीरो। ठीक है, क्लियर हो ये बात, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज हमारे सारे खत्म हो जाएंगे तो वोल्टेज फिर से हमारा जीरो हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। करंट का क्या होगा, करंट में चार्ज हमारे पास है शुरुआत में बहुत सारे, एकदम से करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो करंट स्टार्टिंग में होगी मैक्सिमम, है ना, और फिर करंट धीरे धीरे जैसे चार्ज खत्म होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी करंट भी कम होती चली जाएगी और फाइनली हमारे पास करंट होगी जीरो। ठीक है, तो करंट का ग्राफ चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में दोनों में सेम होगा, समझ आ रही है बात। करंट का ग्राफ चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में दोनों में सेम होगा, क्योंकि चार्जिंग में भी करंट शुरू में ज्यादा थी और लास्ट में हमारे चार्ज सेपरेट हो गए तो करंट जीरो हो गए। ऐसे डिस्चार्जिंग में भी शुरू में ज्यादा थी क्योंकि चार्जेस शुरू में बहुत सारे थे और धीरे धीरे चार्ज खत्म हो गए तो करंट हमारी लास्ट में जीरो। वोल्टेज का ग्राफ उल्टा होता है, वोल्टेज का ग्राफ चार्जिंग में बढ़ रहा होता है और डिस्चार्जिंग में कम हो रहा होता है। ठीक है, चलो इसको ड्राइव कर लेते हैं। आपको कैसे ड्राइव करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि t इक्वल टू जीरो माइनस पे आई जीरो था और VC हमारा जीरो था। एक मिनट, स्विच हमारा ऑफ है, VC तो V है हमारे पास यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। t जीरो प्लस पे क्या होगा, जीरो प्लस पे मतलब अच्छा R के अकॉर्डिंग ले रहे हैं उसको, कोई बात नहीं। तो t जीरो प्लस पे क्या होगा, t हमारी आई मैक्स होगी। ठीक है, क्योंकि एकदम से पूरा, क्योंकि V हमारा यहाँ पे V है, VC और VC हमारा यहाँ पे V है, और ये जो है क्या बोलते हैं पूरा का पूरा V बाई R, पूरा का पूरा करंट एकदम से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो VC V होगा आई मैक्स, आई विल बी आई मैक्स। लेकिन जैसे जैसे इन्फिनिट होगा तो क्या होगा, करंट हमारी जीरो हो जाएगी चार्ज खत्म होने की वजह से, और VC भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोगों को ड्राइव करना है तो VC विल बी इक्वल्स टू आई आर, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज है VC, वो I और R का मल्टीप्लीकेशन होगा, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें और कुछ तो है नहीं, यही सप्लाई कर रहा है। अब ये एज अ बैटरी वर्क कर रहा है, तो ये एज अ बैटरी जब वर्क कर रहा है तो ये VC है और ये R है। तो जब यहाँ KVL लगाएंगे तो VC विल बी इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, अब I की हमें वैल्यू पता है, I की वैल्यू हमारे पास माइनस C dVC बाई dt, नहीं तो करंट हमारे पास होगा। तो I क्योंकि अब क्यों है माइनस C dVC बाई dt, क्योंकि अब हम यहाँ से सप्लाई ले रहे हैं। पहले हम जब दे रहे थे तो C इंटू dVC बाई dt जब चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग में माइनस C इंटू dVC बाई dt होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर से गुजारी हमारी करंट। फ्रॉम इक्वेशन VC विल बी इक्वल्स टू माइनस C बाई R, C इंटू R dVC बाई dt, क्योंकि हमारे पास I की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो CR ये वाला आ जाएगा। उसके बाद VC को हम लोगों ने dVC यहाँ पर आ गया, dt हमारे पास यहाँ गया, जो हम लोग सेम पहले कर रहे थे इंटीग्रेशन वाला पार्ट वो हम लोग यहाँ से कर लेंगे। इसको हमने जस्ट रेसिप्रोकल किया इसका दोनों का, तो dVC बाई VC आ गए या dt बाई CR आ गया। ठीक है, अब ये भी नीचे है तो इसका भी जो इंटीग्रेशन होगा लॉग होगा, और ये इसमें नीचे t नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास t आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन।
तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे dt बाई सी आई इक्वल्स टू माइनस जी वीसी बाई वीसी, तो वीसी का हो जाएगा एल एन वीसी और टी का हो जाएगा टी, तो टी बाई सी आई इक्वल्स टू माइनस एल एन वीसी प्लस के। यहाँ से हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें टी इक्वल्स टू जीरो पे बी हमारे पास कितना था, बी हमारे पास वी था, है ना, टी इक्वल्स टू जीरो पे, यहाँ पे ये जीरो और प्लस वाले अगर हम लोग लें तो वीसी हमारा वी था, तो यहाँ पे टी ये जीरो हो जाएगा, ये वीसी भी हो जाएगा, के इक्वल्स टू एल एन बी आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे दोबारा से, माइनस एल एन बीसी हो वी, तो वी ओवर बीसी आ जाएगा हमारे पास यहाँ एल एन के लिए, और टी ओवर सी आर आ जाएगा। इसको ले लेंगे हम लोग एंटी लॉग यानी एक्सपोनेंशियल, तो एक्स ई की पावर टी बाई सी आर इक्वल्स टू बीसी ओवर वी, यहाँ से आ जाएगी वीसी की वैल्यू, तो वीसी विल बी वी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, ठीक है, वीसी विल बी इक्वल्स टू ई की पावर वी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। तो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिग्रेडिंग होगा, है ना, एक्सपोनेंशियली डिग्रेडिंग वाला जो मतलब जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होता है वो ग्राफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्यू के चार्ज का अगर फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, वैसे एग्जाम में कोई पूछता नहीं चार्ज के लिए, पर आप समझने के लिए ये चीज है कि यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू रख दिए, सी मतलब वोल्टेज को चार्ज के टर्म में ले लिए, तो यहाँ से कैपेसिटर दोनों में सेम है, क्यूटी विल बी जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है, किसी भी टाइम पे अगर हमें चार्ज पता करना है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं कि टोटल चार्ज वो है जो वी बाई सी के जो टोटल इस पे स्टोर हो रहा है, ई इक्वल्स टू माइनस टी बाई सी आर, ठीक है। फिर हमारे पास करंट के लिए होगा, तो करंट के लिए मैंने आप लोग को बताया था ये करंट का भी जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जब हम लोगों ने चार्ज किया था तो हम लोग इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई थी, जब हम लोगों ने अपने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो करंट फ्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसको डिस्चार्ज करें तो हमारी करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो करंट को हम लोग देते हैं नेगेटिव, ये वाला जो वैल्यू है इसकी ये माइनस वी बाई सी आर होगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू हम लोग इसकी कंसिडर करते हैं कि अब हमारी करंट जो है वापस जा रही है कैपेसिटर से, तो अभी हम लोग इसको डायरेक्शन नेगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग केवीएल यूज करेंगे तो वीसी विल बी इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, वीसी अपॉन माइनस वीसी ओवर आर, ठीक है। वीसी की वैल्यू हम लोग रख देंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की थी यहाँ से, वीसी इक्वल्स टू वी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे वी ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, तो आई हमारा आ जाएगा यहाँ से, और आई विल बी माइनस वी ओवर आर ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। तो जो हमने स्टार्टिंग में पोस्टुलेट लिए थे, मतलब जो स्टैब्लिश किया था हम लोगों ने, एज्यूम क्या किया था, मतलब हमें समझ में आ रही थी चीजें कि शुरू में आई इक्वल्स टू जीरो पे आई मैक्स माइनस वी बाई आर होगा, क्योंकि उल्टा आ रहा है हमारे पास करंट, और फाइनली जो हमारा आई है वो जीरो। तो अगर हम यहाँ पर उसको देखें तो यही चीज हमारे पास यहाँ आ गई कि अगर ये चीज जीरो है तो ये वन होगा, इसका मतलब आई हमारा मैक्सिमम होगा माइनस वी बाई आर, और जब टी हमारा इन्फिनिट है तो ये जीरो हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, तो करंट हमारे पास जीरो होता है, ठीक है। तो ये जो करंट है हमारे पास उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है लेकिन नेगेटिव टर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी डिकेइंग ही कर सकते, बल्कि सॉरी ये माइनस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो ये भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियली ऐसे एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये लास्ट में जाके जीरो पे ही जाके टच करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी माइनस वी बाई आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास करंट का ग्राफ, करंट भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हमारे पास होगा करंट का, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड माइनस होगा, ठीक है। फिर ये हमारा सर्किट है, ये दोनों डिस्चार्जिंग के लिए दोनों के हमारे पास करंट और वोल्टेज के ग्राफ्स आ गए यहाँ पर इसमें ख्याल से। फिर हमारे पास टाइम कांस्टेंट मैंने बताया ही था अभी कि जो आर और सी होता है वो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, तो इसकी डेफिनेशन जो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट अगर हमारा चार्जिंग वाला जो हमारे पास टाइम था, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितने टाइम में एक कैपेसिटर अपना 63.2% वैल्यू मैक्सिमम की अचीव कर लेता है ना, उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। या करंट की जो 36.8% वैल्यू पे पहुंच जाता है ना, ये भी कह सकते हैं, दोनों चीजें। वोल्टेज के टर्म में अगर बात करें तो इतना 63.2% जितने देर में चार्ज होगा वो टाइम कांस्टेंट होगा, और करंट के टर्म में अगर बात करें तो अगर 36.8% करंट जब उसकी रह जाएगी वो उतने टाइम को हम लोग उसका टाइम कांस्टेंट है। या फिर डिस्चार्जिंग में अगर आप लोग बात करें तो डिस्चार्जिंग का मामला है कि जब 36.8% करंट उसकी रह जाएगी, करंट के लिए सेम रहेगा, तो वो उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहेंगे। और चार्जिंग मतलब सॉरी डिस्चार्जिंग वाले वोल्टेज में कि जब ये अपना 36.8% डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होते होते 36.8% तक रह जाएगा,
तो उतने टाइम को, जितने टाइम में वो इतना डिस्चार्ज होकर 36.8% रह जाए, वो टाइम हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। ये चीज हमने यहाँ पर स्टेप मतलब जो है वो डिफाइन कर दी आरसी सर्किट में। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा। एनर्जी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एनर्जी क्या होता है, आई इंटू वी, है ना, सॉरी, एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, पावर ओवर द टाइम, ठीक है। और पावर क्या होता है, आई इंटू वी, पावर जो होता है वो करंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे पास करंट दी हुई है, सी इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज हमें पता, तो दोनों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे वोल्टेज से, तो वी आई हो जाएगा। तो वी आई आ गया हमारे पास पावर, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो वी आई को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द टाइम, तो वी आई हमारा सी वी डीवी बाई डी टी, इसको हम लोग ने यहाँ पे एनर्जी को के लिए पावर को इंटीग्रेट किया, तो सी वी डीवी बाई डी टी, डी टी हो गया, डी टी से डी टी कट गया, तो वोल्टेज आ गया। अब वोल्टेज के लिए मतलब जो टर्म था हमारे पास, तो इसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारे पास जीरो से लेके वी तक वोल्टेज और कैपेसिटर का, जब टी जीरो होता है तो वोल्टेज हमारा जीरो होता है, और जब फुल चार्ज हो जाता है तो वोल्टेज हमारा होता है वी। तो इसकी जो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी फ्रॉम जीरो टू वी, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से, दैट विल बी सी, और वी जब स्क्वायर होगा तो हाफ आएगा साथ में, तो ये हाफ ये हो जाएगा ई इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये फाइनल आज के लिए था। आज हम लोगों ने जो है डिस्कस किया स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, Q इक्वल्स टू CV वाला फॉर्मूला था हमारे पास, वहां से हम लोग C फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा एनर्जी जो होती है हमारे पास, फाइनली हमने ये कैलकुलेट किया कि एनर्जी जो होगी वो हाफ CV स्क्वायर होगी कैपेसिटर में जो स्टोर रहती है। उसके अलावा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ हमारा ऐसा होगा, वोल्टेज का और करंट का ऐसा होगा, मतलब डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, वोल्टेज का ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल होगा, V तक जाएगा जीरो से लेके, और करंट का डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, V बाई R से लेके जीरो तक जा रहा होगा, ठीक है। और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए वोल्टेज और करंट दोनों का डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन करंट का डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा नेगेटिव के टर्म्स में। तो करंट माइनस वी बाई आर से स्टार्ट होकर के जीरो तक जा रही होगी, वोल्टेज V से स्टार्ट होकर जीरो तक जा रहा होगा, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ है, ये चार्जिंग के लिए ग्राफ है हमारे पास कैपेसिटर के लिए, और ये हमारा टाइम कांस्टेंट के लिए वैल्यू है। ये जब हमारा वन टाइम कांस्टेंट पे 63.2% तक चार्ज होगा, दो टाइम कांस्टेंट पे 88.6% तक चार्ज होगा, 86.6% तक सॉरी, और थ्री टाइम कांस्टेंट पे 95% तक चार्ज होगा, और लगभग सिक्स टाइम कांस्टेंट में जाकर के हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है। चार्जिंग के लिए सर्किट ऐसा होगा, और ये तो मतलब दोनों के लिए चार्जिंग अगर करनी है तो यहाँ से लगा दो, डिस्चार्जिंग करनी है तो यहाँ से लगा दो, और चार्जिंग के लिए सर्किट नॉर्मल यहाँ से होगा, डिस्चार्जिंग के लिए इस टाइप का हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।